नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ आज फिर एक नई कहानी के साथ। साथियों, आज की कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आप जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। और साथियों, मेरी कहानी रोजाना शाम 7:30 बजे आती है और जितने भी साथी कमेंट करते हैं उनका नाम भी कहानी के लास्ट में, यानी कि कल जो कहानी आएगी उसमें जरूर लिया जाता है। तो साथियों, आप भी सपोर्ट करें और इस चैनल पर आपको सच्ची घटना ही दिखाई और सुनाई जाएगी। साथियों, कहते हैं कि प्यार में अक्सर धोखा मिलता है और अक्सर इंसान जिस पर ज़्यादा विश्वास करता है उसी से धोखा भी मिलता है। साथियों, एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के नवादा की। बिहार के नवादा में एक जगह लगती है सिसवा मोड़। सिसवा मोड़ पर 10 नवंबर की सुबह एक व्यक्ति जैसे ही सिसवा मोड़ के पास सुबह करीब 5:30 बज रहे थे वहां पहुंचता है और किसी काम से वहां रुकता है तो वह देखता है कि एक बाइक जली हुई अवस्था में है। और जब बाइक के पास जाता है तो देखता है कि अधजली एक लाश भी वहां पर पड़ी हुई है। अब यह देखकर वह व्यक्ति डर जाता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब फौरन ही जो व्यक्ति उधर आते वक्त रास्ते में जो भी व्यक्ति आता उसे वो रोकता और लोगों को बुलाकर दिखाता। लोग देखते हैं तो बड़ा हैरान रहते हैं। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि अधजली लाश एक व्यक्ति की और एक गाड़ी जो पूरी तरह से जली हुई थी। अब लाश को पहचान पाना मुश्किल था कि बॉडी है किसकी। अब फौरन ही वहां जो लोग मौजूद थे साथियों, वो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को फोन कर जानकारी देते हैं। मौका वारदात पर जब पुलिस पहुंचती है और देखते ही देखते वहां पर 200 से 300 लोगों की भीड़ लग जाती है कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और इस मोड़ पर सुनसान जगह पर वो कौन है जो इसको जलाकर चला गया है। आखिर इसकी मौत का कारण क्या है। अब पुलिस पहुंचती है तो लोगों को लगता है कि मौत का कारण शायद कुछ पता चले, पुलिस इसकी पहचान कर पाए। लेकिन पुलिस आसपास के लोगों से जब पूछताछ करती है, जितने भी लोग मौजूद थे, लेकिन जो चेहरा था सबका वो बुरी तरह से जल चुका था। उसकी पहचान कर पाना काफी मुश्किल था। कोई भी व्यक्ति उसे पहचान नहीं पा रहा था, न ही उसकी बाइक को कोई पहचान पा रहा था। अब पुलिस बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस को एक क्लू मिलता है। क्लू ये मिलता है साथियों कि जो बाइक रहती है उसका नंबर पता चल जाता है। और नंबर थोड़ा बहुत पता चल रहा था तो पुलिस नंबर के आधार पर पता करती है तो पता चलता है कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसका नाम प्रवीण है और वह कोचिंग संचालक है। पहले कंप्यूटर प्रशिक्षण देता था, लेकिन अब वह कोचिंग में भी पढ़ाने का काम करता है, लोगों को शिक्षा देता है, तैयारी करवाता है। अब इधर पुलिस उसके घर पर जाती है, लोगों को, घर वालों को इत्तला करती है और जैसे ही घर वालों को पता चलता है कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है और वो अभी जलकर बाइक के साथ बुरी तरह से किसी ने जलाकर मार डाला है। अब इधर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गांव वाले सुनकर फौरन ही भागते हुए पोस्टमार्टम ऑफिस पहुंचते हैं और जाकर जब बॉडी को देखते हैं तो बॉडी बिल्कुल बुरी अवस्था में थी। पहचान पाना मुश्किल था। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि यह उनका लड़का प्रवीण है। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। देखते ही देखते उसके रिश्तेदार, दोस्त सभी इकट्ठा हो जाते हैं और सभी मांग करने लगते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए। अब पुलिस इधर नंबर से प्रवीण का तो पता लगा लेती है कि आखिर बॉडी किसकी है, लेकिन कुछ साफ नहीं हो पाता है कि प्रवीण की मौत कैसे हुई। अब साथियों, पुलिस फौरन ही प्रवीण के नंबर को सर्विलांस पर लगाती है और प्रवीण के नंबर पर जितने फोन आए थे उसको भी सर्विलांस पर लगाती है। लेकिन साथियों, तभी पुलिस को पता चलता है कि जो प्रवीण का नंबर है वो बंद है। और जब फोरेंसिक टीम वहां मौका वारदात पर जाती है तो उसे कुछ सबूत, फोन वगैरह और पैन कार्ड वगैरह मिलते हैं। वो भी बुरी तरह से जल चुके थे। लेकिन पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद लेती है। वहां आसपास जितने सीसीटीवी फुटेज लगे थे उसकी मदद लेती है
कि आखिर प्रवीण को कौन लेकर आया, प्रवीण किसके साथ आया। अब लोग जानना चाहते थे कि प्रवीण का कातिल कौन है और कत्ल क्यों हुआ। यह तो एक अध्यापक है, लोगों को पढ़ाने का काम करता है, शिक्षा देने का काम करता है, भला अध्यापक का कातिल कौन हो सकता है। चारों तरफ सवाल गूंज रहे थे। अब जवाब पुलिस को देना था। पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन बिहार बिहार पुलिस उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती है। और फिर कॉल डिटेल्स के आधार पर पता चलता है कि उस 10 नवंबर सुबह जब बॉडी उसकी मिली थी, उससे पहले यानी कि 9 नवंबर को करीब 7 बजे उस पर एक फोन आया था, जो कि एक लड़की का रहता है। अब उस नंबर पर जब पुलिस छानबीन करती है तो उस नंबर से एड्रेस निकालती है और एड्रेस पर पहुंचती है तो न्यू एरिया कॉलोनी में एक लड़की जिसका नंबर रहता है और लड़की का नाम रहता है भावरी। भावरी दरोगा की तैयारी कर रही थी। बेहद ही खूबसूरत लड़की, नौजवान लड़की अपने छोटे भाई के साथ किराए के मकान पर रहकर तैयारी करती थी। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है और फिर इधर पुलिस जो है कॉल डिटेल्स के आधार पर जितने भी थे नंबर थे, सब पर सर्विलांस की मदद से सबको बुला बुलाकर बारी बारी से पूछती है जितने भी फ़ोन आए थे। और इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद लेती है। तो पुलिस एक जगह देखती है कि सिसवा मोड़ पर आने से पहले एक व्यक्ति उसके बाइक को लेकर आता है और बाइक पर एक बोरी बंधी हुई है, जो बाइक जली हुई थी, लेकिन प्रवीण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर वह व्यक्ति वहां से बाइक को छोड़कर दूसरी बाइक से वापस जाते हुए दिखाई देता है, यानी कि दो लड़के आते जाते दिखाई देते हैं। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से और कॉल डिटेल्स की मदद से उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। और दोनों का जो नाम रहता है, एक का नाम रहता है अभय कुमार और दूसरे का नाम रहता है सुधांशु। दोनों को गिरफ्तार करती है और फिर दोनों से जब पूछताछ करती है तो साथियों वह एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 1 साल पहले। 1 साल पहले प्रवीण हंसता खेलता अपने परिवार का लाडला बेटा एक कंप्यूटर की कोचिंग कराता था, कंप्यूटर क्लास चलाता था, उसमें लोगों को सिखाने का काम करता था। अब इसी दौरान एक लड़की भावरी, जो कि बेहद खूबसूरत, वह न्यू एरिया के एक किराए के मकान में अपने छोटे भाई के साथ वहाँ शिफ्ट होती है और फिर वहाँ कंप्यूटर क्लास के साथ साथ कोचिंग भी करने लगती है, सिविल सर्विसेज की, दरोगा बनने की और भी उसके साथ कई तैयारियां करने लगती है। अब बेहद खूबसूरत लड़की को जो कोचिंग का संस्थापक रहता है प्रवीण, अध्यापक, वह भावरी को सिखाते सिखाते पढ़ाते पढ़ाते खुद दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है, यानी कि गुरु और शिष्य एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और साथियों जब दोस्त बन जाते हैं तो इधर प्रवीण अक्सर कर क्लास देने लगता है, कोचिंग कराने लगता है, ट्यूशन देने लगता है, उसको पर्सनल ट्रेनिंग देने लगता है। अब इधर भावरी धीरे धीरे प्रवीण को चाहने लगती है और प्रवीण भी भावरी को चाहने लगता है। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गुरु और शिष्य डूब जाते हैं। अब इस कदर डूब जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध तक बनाने लगते हैं, छुप छुप कर, कभी कोचिंग क्लास में तो कभी कमरे पर मिलने लगते हैं। अब एक दिन भावरी मिलने के लिए अपने कमरे पर बुलाती है अपने प्रेमी, अपने अध्यापक प्रवीण को। अध्यापक उसके कमरे पर जाता है और भाई कहीं बाहर गया हुआ था। अब इधर भाई भी स्कूल में पढ़ाई करता था और इधर भावरी अपने प्रेमी को कमरे पर बुलाती है और फिर कमरे पर कई घंटों तक दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं। दोनों एक दूसरे में चूर थे, प्यार सर चढ़कर बोल रहा था। और इस बीच प्रवीण उसकी कई फोटोज बनाता, अपनी प्रेमिका की फोटोज खींचता, उसके साथ कई प्यार भरी वीडियोस बनाता और उन सारे वीडियोस को सजो कर रखता। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब इसी दौरान जो भावरी रहती है, जब दरोगा की तैयारी कर रही थी, उसी समय एक लड़का जो कि उसका दोस्त बन जाता है, जिसका नाम रहता है सुधांशु। सुधांशु से उसकी दोस्ती होती है। सुधांशु काफी हट्टा कट्टा, स्मार्ट, हैंडसम
लड़का रहता है और उस पर भावरी फिदा हो जाती है। अब इधर सुधांशु उसका खर्च भी चलाने लगता है भावरी का, और भावरी सुधांशु से मोहब्बत करने लगती है। और जो अध्यापक प्रवीण रहता है उसकी उम्र लगभग 35 से 36 साल रहती है, और इधर 30 से 32 साल का नौजवान लड़का और लड़की एक दूसरे को मोहब्बत करने लगते हैं। और मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ती है कि न्यू एरिया के उस कॉलोनी में अब प्रवीण अध्यापक को अपने प्रेमी को धीरे धीरे भूलने लगती है, और फिर सुधांशु के साथ फिजिकल रिलेशन में रहने लगती है, उसके साथ शारीरिक संबंध तक बनाने लगती है। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगते हैं। अब इसी दौरान एक दिन सुधांशु उसके जीवन के बारे में पूछता है कि आज से पहले तुमने अपने जीवन में क्या क्या काम किया है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था, कौन था जो तुम्हें बेहद प्यार करता था, या तुम किसे पसंद करती थी। अब दोनों बातचीत करने लगते हैं। अब इसी दौरान सुधांशु जानना चाहता था कि इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की भावरी का शायद कोई प्रेमी तो रहा ही होगा। अब इधर सुधांशु को पता चलता है कि हाँ, एक प्रेमी है जिससे वो बातचीत करती है, और वो अब उसका अच्छा दोस्त है जिसका नाम प्रवीण है। अब इधर सुधांशु जैसे ही सुनता है कि उसका एक प्रेमी भी है जिसका नाम प्रवीण है, तो वह फिर अगले दिन प्रवीण के कोचिंग में जाता है, प्रवीण को देखता है और फिर आकर अपनी प्रेमिका से बातें करता है और बताता है कि वह तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, तुम उससे दिल कैसे लगा बैठी, उसके साथ तुमने क्या क्या किया है। अब इधर भावरी कहती कि कुछ भी नहीं, बस सिर्फ दोस्त थे, और एक अच्छा दोस्त था और मैं बातचीत करती थी, और वह मुझे बेहद प्यार करता है और मैं उसे प्यार नहीं करती थी, सिर्फ मैं दोस्त मानती थी, एक तरफा प्यार था। लेकिन इधर सुधांशु को अब जलन होने लगती है। अब वह अपनी प्रेमिका के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि उसके जुबान पर जब भी मुस्कुराकर वह प्रवीण का नाम लेती थी तो वह जल जाता था, उसके शरीर से अंगारे निकलने लगते थे, आग लग जाती थी। अब सुधांशु अपनी प्रेमिका भावरी के साथ जब भी होता और जब भी कोई बात करता या फिर किसी पार्क में जाता, जब भी प्रवीण का फोन आता या फिर बातचीत होती, और इधर प्रवीण अपनी प्रेमिका से बिल्कुल अनजान था कि वह किसी और से अब दिल लगा बैठी है। इधर भावरी की जो खूबसूरती थी वह लोगों को आकर्षित करती थी। अब इधर भावरी और सुधांशु एक दूसरे में लीन थे। अब सुधांशु काफी गुस्सा होता था कि आखिर मैं पहला प्यार क्यों नहीं हूं भावरी का, भावरी ने उससे प्यार क्यों किया। अब दोनों में थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है। फिर भावरी कहती है कि मेरा यकीन करो, तुम्हारी कसम मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। अब सुधांशु काफी खुश होता है, लेकिन सुधांशु सोचने लगता है कि आखिर प्रवीण के रहते भावरी पूरी तरह से मेरी नहीं हो पाएगी। जब तक मेरे साथ रहेगी कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहेंगी और वह खुलकर प्यार कभी नहीं कर पाएगा। अब इधर भावरी से कहता है कि तुम उसे छोड़ दो, उससे बात करना छोड़ दो। लेकिन भावरी कभी प्रवीण को मना नहीं कर पाती थी, और प्रवीण जो अध्यापक था उसे भी भावरी की लत थी, बातचीत करती थी। अब इधर एक दिन सुधांशु उसके कमरे पर जाता है और उसका फोन लेता है, और फोन लेकर प्रवीण से चैट करने लगता है, चैटिंग करने लगता है। अब प्रवीण को लगता है कि वह उसकी प्रेमिका का नंबर है, तो प्रेमिका उसकी चैट कर रही होगी। अब वह भावरी बनकर भावरी के फोन से चैटिंग करने लगता है, धीरे धीरे प्यार भरी बातें करता है, और फिर कहता है कि जानू, जो मेरा फोटोज वीडियोज तुमने बनाया है, तो हम दोनों एक साथ एक पल गुजारे हैं, दोनों साथ जो पल गुजारे हैं प्यार भरे, उन यादों को तुम मुझे सेंड कर दो। मेरे पास कोई उस तरह की फोटोज नहीं है, मेरा बहुत मन कर रहा है देखने का। इधर प्रवीण बहुत खुश होता है, और फिर अपने साथ अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए जो पल थे, जो तस्वीरें थी, जो वीडियोस थे, जो कभी एक दूसरे के बाहों में चिपके हुए थे, तो कभी एक दूसरे से बातें करते हुए प्रेम भरी बातें, कभी कमरे में एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए सारी तस्वीरों को वह सेंड कर देता है। और जब तस्वीरें आने लगती है सोशल मीडिया के माध्यम से, जब व्हाट्सएप के माध्यम से, जब यह देखता है सुधांशु, तो वह आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि यह तो गलत हो गया, प्रवीण ने तो मेरी प्रेमिका के साथ बहुत कुछ किया है,
अब वह सारी फोटोज वीडियोस अपनी प्रेमिका को दिखाता है और कहता है कि तुम तो मुझे धोखा दे रही थी, तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। अब वह परेशान हो जाती है और कहती है कि देखो, वो मुझसे प्यार करता था और मैं भी जाने अनजाने में सब कुछ उसे सौंप चुकी थी और मैं यह सब भूल चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या क्या उसके साथ किया है और कब किया है। मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ हुआ जाने अनजाने में हुआ। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे जैसा प्यारा हमसफ़र, प्यारा साथी मुझे मिलेगा। अब वो अपने प्यार में सुधांशु को लपेट लेती है और इधर सुधांशु उसे माफ़ कर देता है। दरअसल साथियों, अब सुधांशु से पहले वो प्रवीण को प्यार करती थी, तो प्रवीण के साथ जो चीज चाहता था खुलकर जीती थी और समय व्यतीत करती थी। लेकिन अब सुधांशु जब आता है तो उसे लगता है कि प्रवीण के साथ इसने क्या क्या किया है, क्यों किया है। अब वह अपने साथ अपने फ्यूचर को न देखकर अपनी प्रेमिका के साथ वह उसके पास्ट में जाने लगता है और जब पास्ट में जाने लगता है तो एक से एक बढ़कर चीजें निकल कर आती है, जिसे सुनकर उसे जलन होने लगती है। अब जलन होती है तो अपनी प्रेमिका से कहता है एक काम करो कि तुम उसे वीडियो कॉल करो और उसे फ़ोन कर अपने कमरे में बुलाओ, क्योंकि वह बार बार तुम्हें फ़ोन करेगा, तुमसे बातें करेगा, या तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या फिर तुम उसे छोड़ दो। अब प्रेमिका भावरी को समझ नहीं आता है। भावरी सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रवीण को मना करूं तो प्रवीण मेरी फोटोज वीडियोज को इधर उधर शेयर कर दे। तरह तरह की बातें सोचने लगती है। अब वह मना नहीं कर पाती है। अब एक प्लान बनाते हैं सब। प्लान के तहत वह वीडियो कॉल करती है और अपने प्रेमी प्रवीण से कहती है कि आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, जल्दी से तुम मेरे कमरे पर आ जाओ, कोई भी नहीं है और मैं तुम्हें बेहद प्यार करना चाहती हूँ। इधर अध्यापक प्रवीण फौरन ही खुश हो जाता है और तुरंत तैयार होकर फौरन अपनी बाइक लेता है और एक दुकान पर जाता है। साथियों, दुकान पर जाने के बाद अपनी प्रेमिका के लिए वह ढेर सारी चॉकलेट लेता है, सोम पापड़ी लेता है और लेने के बाद अपने प्रेमिका के बुलाए हुए एड्रेस पर जाता है, उस कमरे पर जाता है न्यू एरिया के, जहां पर आसपास कोई भी नहीं था। कमरा काफी सुनसान पड़ा हुआ था। वहां जाता है और जाने के बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने देखता है कि उसकी प्रेमिका बेहद ही खूबसूरत ड्रेस में खड़ी है। भावरी उसे देखते ही वह मुस्कुराने लगता है। लेकिन साथियों, उसे क्या पता था कि जिस प्रेमिका से वह इतनी मोहब्बत करता है, जिस प्रेमिका से वह मिलने जा रहा है, वह प्रेमिका के शक्ल में उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी मौत खड़ी है। साथियों, जैसे ही अंदर जाता है, उसका भाई और उसका प्रेमी सुधांशु दोनों मिलकर उसका हाथ पैर पकड़ लेते हैं और खुद प्रेमिका मुंह पे टेप लगाती है, हाथ पैर बांध देती है और बांधने के बाद उसकी तीनों मिलकर हत्या कर देते हैं और वह तड़पता रहता है, अपने जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन ना तो उसकी प्रेमिका कुछ सुनती, ना उसका भाई सुनता, ना ही सुधांशु सुनता। बस तीनों लगे हुए थे कि बस इसकी जल्द से जल्द हत्या कर दी जाए। जब उसकी मौत हो जाती है तो फिर उसे मार्केट से यानी कि बाजार से जाते हैं, कुछ सामान खरीद कर लाते हैं, बोरे वगैरह, और उसमें उसे भर देते हैं। उसे भरने के बाद बोरे में अब रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही साथियों अंधेरा होता है, सुधांशु और उसका भाई उसी के बाइक पर बोरी में उसे बांधते हैं और बांधने के बाद लेकर जाते हैं सिसवा मोड़। देखते हैं आसपास कोई नहीं आ रहा है, काफी सुनसान जगह है। वहां पर रात के अंधेरे में बाइक और वह सड़क के किनारे डालकर उसे पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। आग लगती है, लेकिन इस बीच ना तो पुलिस उधर से कहीं गुजरती, ना कुछ लोग आते। काफी रात हो चुकी थी, रात का समय था, 10-11 करीब बज रहे थे और सभी लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, सो रहे थे। और इधर उसकी बॉडी जब जलने लगती है तो दोनों फरार हो जाते हैं। लेकिन अभय और सुधांशु को यह नहीं पता था, उसकी प्रेमिका को यह नहीं पता था कि चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ता है। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अगर पुलिस चाह दे तो कोई भी अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कितना भी दिमाग वाला क्यों न हो, वो एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। और साथियों, फिर तीनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर तीनों का बयान दर्ज करती है और कोर्ट में पेश करती है और फिर वहां से रिमांड पर लेती है और फिर उन्हें जेल भेज देती है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है,
किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। दरअसल साथियों, आजकल लगभग 99% जो कत्ल हो रहे हैं वह नाजायज अवैध संबंधों में ही हो रहे हैं। तो साथियों, जरूरत है सावधान रहने की, जागरूक रहने की। तो साथियों, अपना ख्याल रखिएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सुनील चौधरी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं और ढेर सारी कमेंट भी करते हैं। मनीष गुप्ता है, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। पंकज सिंह तोमर है, उत्तराखंड से हमारी कहानी को सुनते हैं। रमेश थापा है, ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हमारी कहानी को सुनते हैं। साहिल खान भाई हैं, यह उत्तर प्रदेश वाराणसी से हमारी कहानी को सुनते हैं। फैजल खान भाई हैं, यह भी अजमेर से हमारी कहानी को सुनते हैं और रोजाना कुछ न कुछ नया कमेंट करते हैं। और जब आपका कमेंट आता है साथियों तो पढ़कर मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम एक से बढ़कर एक कहानी लेकर आपके लिए आते हैं और आपके कमेंट से ही हमें ऊर्जा मिलती है। तो साथियों, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।